हाँ, तो कल हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत की हमने शुरुआत की थी, am I right? अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया, और कुतुबुद्दीन ऐबक या बेसिकली दिल्ली सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने जो शासन किया, इन 5 राजवंशों में सबसे पहला वंश था गुलाम बाई। और ये हमने आप लोगों को ये डिस्कस किया कि आखिर ये गुलाम वंश कैसे गुलाम वंश था। इनफैक्ट यहाँ पर गुलामों की पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामों ने शासन किया। ये बेसिकली मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने आता था तो मोहम्मद गौरी के 3 विश्वास पात्र गुलाम थे जो मोहम्मद गौरी के साथ होते थे, और उन तीनों विश्वास पात्र गुलामों में सबसे ज्यादा विश्वास पात्र, सबसे ज्यादा करीबी अगर कोई गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा नासुरुद्दीन कुबाचा, और तीसरा यालदोज। ठीक, तो जब उसने 1192 में, हमने कल आपको डिस्कस किया था, मुझे नहीं लगता है कि दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी कहते हैं हिस्ट्री को अगर रिपीट करते रहो तो दिमाग में फिट हो जाती है। तो जब 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पा ली, तो उसके बाद उसने दिल्ली इन्हीं तीनों गुलामों के हवाले कर दी, या बेसिकली भारत का जो शासन था इन 3 गुलामों में बांट दिया। और इन 3 गुलामों में कैसे बांट दिया कि नासिरुद्दीन कुबाचा को बंगाल, यालदोज को मुल्तान, और दिल्ली जो है किसको सौंप दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बैठ करके कभी शासन नहीं किया। इवन देन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक बात और भी बताएंगे, क्योंकि हम आगे जा ही रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी स्वयं को दिल्ली का शासक नहीं कहा, ना मोहम्मद गौरी के जीते जी, और इवन देन मरने के बाद जब गुलाम वंश की नींव रखता है तब भी उसने स्वयं को कभी दिल्ली का शासक घोषित नहीं किया। वो दिल्ली का सिर्फ एक जो है सेनापति के तौर पर ही वो कार्य करता है। जबकि ये दिल्ली का जब मोहम्मद गौरी नहीं रहा, जब 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई या मोहम्मद गौरी मारा गया, तो ये दिल्ली का वास्तविक शासक बन गया था कि नहीं बन गया था, लेकिन इसने स्वयं को कभी भी दिल्ली का सुल्तान के रूप में घोषित नहीं किया, बल्कि किसके रूप में कार्य करता रहा? एक सेनापति, एक सिपहसालार के तौर पर यह काम करता रहा। इज दैट क्लियर? लेकिन 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर के मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का आता है बेटा, नाम आराम शाह। ये बेसिकली आराम शाह का जो शासन काल था 1210 से लेकर के 1211 तक का है। ठीक है, 1 साल का ही बड़े मुश्किल से इसका शासन है। हार्डली 8 से 10 महीने ही इसने शासन किया था। इज दैट क्लियर? आराम शाह अपने नाम के अनुरूप, बिल्कुल अपने नाम के अनुसार कैसा था? आराम तलब जिंदगी जीने में बस विश्वास रखता था। इज दैट क्लियर? मीन्स इसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बड़ा ही विश्वास पात्र गुलाम था, कौन? इल्तुतमिश, जिसको हमने कल बताया था या आज फिर बता रहा हूं, जिसका पूरा नाम था शम्स उद दीन अल-तमस। शम्सुद्दीन अल-तमस, जिसको इल्तुतमिश कहा जाता है, ये किसका गुलाम था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बड़ा ही रिलीवेंट विश्वास पात्र गुलाम था, जिसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी। इज दैट क्लियर? क्या कर दिया था? इसके साथ
शमसुद्दीन कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी थी। क्लियर। अब ये चूंकि ये बड़ा बहादुर भी था, कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बहुत बहादुर था, अच्छा लड़ाका भी था, एज वेल ये जो है बुद्धिजीवी भी बहुत था, मीन्स राजनीति का इसे बहुत भरपूर ज्ञान था। किसको? इल्तुतमिश को। अब इसको जब इसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी गई तो बेटी की शादी करने के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं, नाम सुना है कभी? बदायूं कहां पर है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और उन दिनों ये जो है क्या हुआ करता था? एक इंडिपेंडेंट स्टेट अर्थात एक राज्य हुआ करता था, राइट। तो बदायूं राज्य का या स्टेट का इसे गवर्नर, जिसको फौज मतलब इनकी भाषा में, रूलिंग भाषा में क्या कहा जाता है? सूबेदार या सेनापति नियुक्त कर दिया गया था। क्लियर। किसका? बदायूं का इसे गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। अब हुआ क्या, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। आराम शाह गद्दी पर बैठता है। आराम शाह को राजनीतिक अनुभव नहीं था। आराम शाह जो है रूल करना नहीं जानता था, लिहाजा आराम शाह को जो वहां की प्रजा थी, लोकल लोग थे, वो भी उसे पसंद नहीं करते थे। जो दिल्ली के अमीर थे, अमीर बेसिकली यहाँ पर अमीर शब्द का मतलब समझते हैं क्या होता है? क्यों भाई? दिल्ली के अमीर। तो यहाँ पे अमीर शब्द से क्या अभिप्राय? यहाँ पर अमीर शब्द से अभिप्राय नोबल पर्सन से है। नोबल पर्सन का मतलब वो व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय होते हैं, उन्हें अमीर कहा जाता है, राइट। क्या कहते हैं? हाँ, इतिहास कालखंड में या दिल्ली सल्तनत काल में या और भी कई जगह हम आपको अमीर शब्द से परिचय कराएंगे। यहाँ पर अमीर का मतलब होता था कि जो राजतंत्र में, राजनीति में राजनीति का अधिकार रखते थे या पॉलिटिकल इंटरवेन राइट्स रखते थे, उन्हें अमीर कहा गया है, राइट। तो दिल्ली के अमीर भी आराम शाह को जो है क्या नहीं करते थे? पसंद नहीं करते थे, राइट। अब इसका भरपूर फायदा किसने उठाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या किया? इस पर जो है आराम शाह पर आक्रमण कर दिया और इसको जो है आक्रमण में इसे मार दिया। और 1211 में कौन आ गया? शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश या अल्तमश, राइट। ये आते हैं 1211 में और भाई साहब शासन करते हैं 1236, राइट। अब इनको ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, राइट। किसको कहा जाता है? हाँ, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने एक सूबेदार की तरह, एक गवर्नर की हैसियत से दिल्ली पर शासन नहीं किया, बल्कि इन्होंने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। क्या घोषित किया? दिल्ली का सुल्तान स्वयं को घोषित किया और ये कहा कि भाई अब हम दिल्ली के क्या हैं? सुल्तान। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन जरूर किया था, लेकिन कहां से किया था? लाहौर से किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन कहां से किया था? लाहौर से किया था। और इसने क्या किया? शमसुद्दीन अल्तुतमिश में इसने राजधानी परिवर्तन करते हुए क्या कर दिया?
दिल्ली कर दी। तो दिल्ली सल्तनत, सही मायने में दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर कौन है? हाँ, इल्तुतमिश। इज दैट क्लियर? अब यहां पर इन्होंने कार्य क्या क्या किए बेसिकली, उस पर हमारा ज्यादा फोकस होगा, राइट? इसमें शमसुद्दीन इल्तुतमिश को हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे, इसलिए दो पार्ट में पढ़ाएंगे। इसमें चूंकि एक पार्ट में हम क्वेश्चनिंग डिस्कस करेंगे, इसमें हम ये भी बताएंगे आपको कि इन्होंने इन 20 इस बिटवीन जो है 1211 से लेकर के 1236 तक क्या क्या अभियान चलाए, कहाँ कहाँ अभियान चलाए, इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, उन पर भी डिस्कस करेंगे। और कैसे इन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को सत्ता तक पहुंचाया। इज दैट क्लियर? अब यहां पर हम बात करते हैं कि दिल्ली के वास्तविक संस्थापक को तो आपको पता चल गया, दिल्ली सल्तनत को वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश, राइट? अच्छा, होता क्या है, वास्तविक संस्थापक ये हो गए, दिल्ली के सुल्तान खुद को घोषित कर दिया, और इन्होंने एक चहलगनी, क्या? चहलगनी नामक दल अर्थात गुट का निर्माण किया। ये बेसिकली चहलगनी है क्या? चहलगनी ये 40 राजनीतिक व्यक्तियों का एक क्या था? दल था, एक गुट था। चहलगनी में 40 राजनीतिक व्यक्ति थे, या दिल्ली के 40 अमीरों का एक गुट बनाया। क्या कहेंगे? दिल्ली के 40 अमीरों का एक गुट बनाया, जो दिल्ली सल्तनत में या इनकी सत्ता में, किसकी? इल्तुतमिश की सत्ता में राजनीतिक प्रभाव रखते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप करने का अधिकार रखते थे। क्या सही है क्या गलत है उसको एनालाइज करने का राइट रखते थे। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बेसिकली ये चहलगनी है क्या? अगर कोई ये पूछता है कि चहलगनी है क्या, अगर किसी एग्जामिनेशंस में, किसी कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है कि चहलगनी प्रथा क्या है, किसने इसका शुभारंभ किया था, और चहलगनी है क्या, तो बेसिकली आपको बताना है 40 अमीरों का एक दल है, एक गुट है, जिसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। और ये 40 अमीरों का जो दल है बेसिकली 40 राजनीतिक व्यक्तियों का एक दल है, नोबल व्यक्तियों का दल है, जिन्हें दिल्ली सल्तनत काल में इल्तुतमिश के शासन काल में राजनीतिक हस्तक्षेप करने का अधिकार होता। इज दैट क्लियर? ये चीज तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इन्हीं 40 अमीरों में से एक अमीर कौन था? बलबन, राइट? और कहा जाता है कि शंकर जी ने भस्मासुर को यह वरदान दे दिया कि तुम जिस पर हाथ रख दोगे वही भस्म हो जाएगा, राइट? यही तो था। तो शंकर जी ने जब वरदान दे दिया कि भैया भस्मासुर तुम जिस पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर ने तो शंकर जी का ही पीछा कर लिया, राइट? इन 40 लोगों के का जो गुट बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने। इन 40 में से एक खड़ा हो गया बलबन कि अच्छा तुमने हमको पॉलिटिकल इंटरवेल राइट्स तो दे ही दिए हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप करने का अधिकार तो दे ही दिया है, एक दिन हम ही तुम्हारे खानदान का सत्यानाश करेंगे, am I right? एक दिन हम ही तुम्हारे खानदान का सत्यानाश करेंगे। तो देखिए सत्यानाश कैसे होता है। इनका एक बेटा था, किसका? इल्तुतमिश का, राइट? और उस बेटे का नाम था बेसिकली रुकनुद्दीन
फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, राइट। ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, इसके बारे में आप जान लीजिए, इसके कैरेक्टर्स को जान लीजिए। ये बेसिकली वाइन एंड वीमेन एडिक्टेड पर्सन था, एक तरह का। वाइन एंड वीमेन एडिक्टेड का मतलब समझते हैं आप लोग? मतलब एक तो शराब का लती था, एक होता है ना कि शराब पीने का शौकीन था, क्योंकि राजा है, राजकुमार है भाई। जब पिताजी राजा है तो ये युवराज हुआ ना, और युवराज के कुछ अपने शौक होते हैं। ये शौकीन नहीं था, ये लती था। शौक होना एक अलग चीज होती है कि भाई आदमी अपने एक रॉयल स्टाइल में किसी चीज का शौक करता है। एक होता है लत, बीमारी। जो जब कोई जो शौक होता है वो जब अति कर जाता है, हद पार कर जाता है, तो वो क्या बन जाता है? वो एक तरह की बीमारी बन जाती है, जिसको हम आदत बन जाती है, एक ऐसी आदत जिससे सारे लोग परेशान। तो ये बेसिकली वाइन एडिक्टेड का मतलब ये इतना शराब का आदी था, लती था, कि समझ लो अगर इसका बस चले तो जो है वो शराब से ही नहा ले और शराब से ही दातून करे। am I right? भाई दातून इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन जमाने में, उन दिनों कोलगेट कंपनी नहीं थी, कोलगेट नहीं करता था। समझ लीजिए, लोग नीम और बम्बूल की दातून करते थे, तो इसके बाद पानी से ही तो मुंह साफ किया जाता है। ये भाई साहब शराब से मुंह साफ करते थे, सुबह सो के जगह पी लिया। अच्छा, पीने के बाद इनको लड़कियां बड़ी खूबसूरत दिखाई देने लगती थी, अपने राज्य की आसपास औरतें खूबसूरत दिखाई देने लगती थी। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि ये शराब का ही नहीं, वीमेन एडिक्टेड भी था। अच्छा चलो ठीक है, खूबसूरत औरतें दिखाई दे रही हैं तो दिखाई देने में तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि हम देख ही तो रहे। एक गाना भी है, आप लोगों ने सुना होगा कि खता तो जब है जब हाले दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। ये भाई साहब किसी को चाहते नहीं रहते थे, पसंद आ गई तो उठा ले जाएंगे जबरदस्ती, हम राइट। तो इनको हम क्या कहेंगे? मतलब आज के दौर में अगर कहा जाए तो बलात्कारी की अगर परिभाषा कहा जाए इन्हें तो गलत नहीं होगा, राइट। तो वाइन एंड वीमेन एडिक्टेड का मतलब होता है, जैसे शराबी नहीं होता है, कोई लती होता है कि भाई उसको शराब चाहिए, उसको ड्रग्स चाहिए, उसको चरस चाहिए, गांजा चाहिए, उसके लिए बीवी के गहने तक बेच दे, हम राइट। तो ये उनमें से थे कि पसंद आ गई, उसको हमने मेरे सैनिकों से बोल दिया कि जाओ जाकर के कह दो युवराज ने बुलाया है, या रुकनुद्दीन फिरोज शाह या जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश के नूर नजर चश्मो चिराग रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने आपको याद किया है। अब वो अगर लड़की अपनी मर्जी से चल के चली गई देन वेल एंड गुड, अगर नहीं गई तो उसको जबरदस्ती उठा के ले आओ, am I right? तो ये क्या है? ये एक तरह से इनको हम कहेंगे कि ये बलात्कारी थे, राइट। अब इनको जो है, इनकी ये हरकत जाहिर सी बात है किसको शर्मसार कर रही थी? बाप को भी शर्मसार कर रही थी, इनके राज्य पर भी कलंक का टीका लगा रही थी। राजनीति में इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। किसका? रुकनुद्दीन फिरोज शाह का राजनीति में कोई लेना देना नहीं था। राजनीति में इंटरेस्ट कौन लेता था? रजिया सुल्तान, जो इन्हीं की बहन थी, रजिया सुल्तान, राइट, रजिया सुल्तान। तो बेसिकली रजिया सुल्तान के बारे में आप थोड़ा सा जान लें। इनका जन्म भी बदायूं में ही हुआ था। राजघराना इनका भी वही गुलाम वंश ही है, क्योंकि गुलाम वंश से ही आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम हुआ करते थे इनके पिता, और उसी गुलाम की ये संतान है कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इतिहास कालखंड की या उस समय की
सबसे पावरफुल लेडी के रूप में इसको देखा गया है, राइट? किसको? सबसे पावरफुल लेडी के रूप में देखा गया है। अच्छा, अब बात आती है इनके धर्म की। अगर हम बात करें तो इनका जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो धर्म है वो क्या है? मुस्लिम, राइट? लेकिन कौन से मुस्लिम? तुर्क मुसलमान, राइट? कौन से? तुर्क। ये टर्की से आते थे, मतलब इनका घराना टर्की से आता है, दैट्स वाई इनको तुर्क कहते हैं, या अंग्रेजी में कहेंगे तो टर्किश, am I right? तो तुर्क घराने से आती थी, तो रजिया सुल्तान भी क्या हुई? तुर्क ही हुई, am I right? रजिया सुल्तान को पुरुषों के वेश में रहना ज्यादा पसंद था, जैसे कि कुर्ता पैजामा पहनना, पगड़ी बांधना, खुले बाल मतलब उस करके रखना, लाइक दैट पुरुषों के स्टाइल में रहना इनको पसंद था, जो कि वहां के अर्थात दिल्ली के तुर्क मुसलमानों को ये बात गवारा नहीं होती। तुर्के चहलगानी, तुर्के चहलगानी कहते थे ना। हाँ, इसका जो है चहलगानी का जो है पूरा नाम है तुर्क ए चहलगानी, राइट? तुर्क ए चहलगानी, राइट? आपने बिल्कुल सही नाम पकड़ा है। तो ये जो है रजिया सुल्तान क्या थी? एक तुर्क मुस्लिम महिला थी, और इतिहास की ये जो है पहली मुस्लिम शासिका थी, और ये उस जमाने में शासिका बनी थी, दिल्ली की सुल्तान बनी थी, जब मुस्लिम औरतों की उंगली देखना भी क्या माना जाता था? धर्म के विरुद्ध कार्य हो जाता था। अगर किसी मुस्लिम महिला पर्दे से बाहर अगर उसने अपनी उंगली भी दिखाने का प्रयास किया है तो क्या हुआ है? उसने एक तरह से धर्म के विरुद्ध कार्य किया है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर ऐसे माहौल में रजिया सुल्तान तो भाई बिना नकाब के ही दरबार में पहुंच जाती थी, पिता के साथ बराबर दरबार में हिस्सा लेती थी, राजनीति में रजिया सुल्तान का प्रॉपर इंटरवेन था। दूसरी तरफ इनके भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह का ये जो है ये भोगविलासी थे, ये विलासिता में विश्वास रखते थे, विलासितापूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। अब रजिया सुल्तान जो है राजनीति में बराबर हिस्सा लेती थी। यहाँ पर देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश का भी एक गुलाम जिसको याकूत के नाम से जाना जाता है, ये एक अफ्रीकन गुलाम इन्होंने पाल रखा था। कौन सा गुलाम? अफ्रीकन गुलाम, जिसका पूरा नाम था जमाल उद्दीन याकूत। जमाल उद्दीन याकूत ये बेसिकली बड़ा बहादुर था। जमालुद्दीन याकूत ये दिखने में बिल्कुल नीग्रो टाइप का नहीं होता है, काले हबशी टाइप के लोग होते हैं, ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था, एकदम काला हबशी टाइप का लेकिन बहुत ताकतवर व्यक्ति था, राइट? लेकिन ताकतवर के साथ साथ बुद्धिजीवी भी था, राजनीति भी बहुत अच्छे तरीके से जानता था। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने जमाल उद्दीन याकूत को अपनी बेटी रजिया सुल्तान का एक टीचर के तौर पर नियुक्त किया और ये कहा कि आप हमारी बेटी को जो है क्या सिखाएंगे? घुड़सवारी सिखाएंगे, पॉलिटिक्स सिखाएंगे, मतलब राजनीति करना सिखाइए। क्योंकि वो जानते थे बेटा तो नालायक है, बेटा तो नालायक है, उसे फुर्सत ही नहीं है, राइट? लेकिन ये क्या करते हैं, जमालुद्दीन याकूत को उस शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया अपनी बेटी के लिए कि आप इसे जो है राजनीतिक गुण सिखाइए, एज वेल घुड़सवारी सिखाइए और लड़ाई लड़ना सिखाइए, तलवार भाला बर्छी लाइक दैट। तो जिस जमाने में, जिस दौर में मुस्लिम महिलाओं की उंगली भी नहीं दिखाई देती थी, इस हद तक वो पर्दे के अंदर होती थी, उस जमाने में रजिया सुल्तान तलवार बाजी करती थी, बिना नकाब के दरबार में जाती थी, पुरुषों की तरह पगड़ी पहनती थी। तो इसलिए इसे इतिहास कालखंड की सबसे सशक्त या ताकतवर महिला के रूप में जाना जाता है। इज दैट क्लियर?
तो यहां पर ये चीज समझ में आ रही होगी। अब याकूत भाई साहब क्या करते हैं, रजिया सुल्तान बहुत खूबसूरत तो थी, राइट, रजिया सुल्तान बहुत खूबसूरत थी, तो रजिया सुल्तान याकूत की ताकत, उसकी हिम्मत और उसकी बुद्धिजीवी की जो बुद्धिजीवी व्यक्ति था उसकी बुद्धिमत्ता की ये फैन, राइट। और ये फैन ही नहीं हुई बल्कि रजिया सुल्तान धीरे 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 क्या होने लगी, began to fall in love of याकूत। रजिया सुल्तान began to fall in love of याकूत, ये याकूत के प्रेम में आसक्त होने लगे। अब यहां पर देख लीजिए कि ये एक तरफ जमाल उद दीन याकूत हैं जो कि रजिया सुल्तान के जो है क्या है, राजनीतिक गुरु भी हैं, मीन्स इनको तलवारबाजी भी इन्होंने ही सिखाई है, ज्ञान के असीम भंडार भी थे। तो और लेकिन देखने में अच्छे नहीं थे क्योंकि ये नीग्रो अफ्रीकन थे ना, एक तरह क्या थे, अफ्रीकन थे। दूसरी तरफ पंजाब के एक जो है सरदार थे जो इनके पिता ने जिनको बनाया हुआ था, पंजाब प्रोविंस का गवर्नर बनाया हुआ था। अभी आपने नाम लिया था उनका, पंजाब प्रोविंस के गवर्नर जिसके साथ उन्होंने शादी रचाई थी, अल्तुनिया, क्या, अल्तुनिया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अल्तुनिया है, अल्तुनिया फेल इन लव ऑफ रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान फेल इन लव ऑफ जमालुद्दीन। लव ट्रायंगल हो गया भाई साहब, बड़ी समस्या है, लव ट्रायंगल में बड़ी समस्याएं होती है। मैंने चाहा तुझे, तूने किसी और को, खुदा करे तू जिसे चाहे वो चाहे किसी और को, राइट, ये समस्या होती है। सर के याकूत को पता था रजिया से लव कर दिए। किसको? याकूत को। याकूत तो बेचारा गुलाम था, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके प्रेम को इनकार भी कर दे, ना इतनी हिम्मत थी कि इकरार कर ले, राइट। याकूत तो गुलाम था, वो तो ना हाँ कर सकता है और ना कर सकता था, राइट। कुल मिलाकर के मजा आ रहा है, हिस्ट्री को ऐसे पढ़ो कि मैंने चाहा तुझे, तूने किसी और को, खुदा करे तू जिसे चाहे वो चाहे किसी और को। तो कुल मिलाकर के अल्तुनिया जो है रजिया सुल्तान के प्रेम में पागल थे और रजिया सुल्तान याकूत के प्रेम में पागल थी। और ये वाली बात ना तो अल्तुनिया को हजम हो पा रही थी, ना दिल्ली के अमीरों को हजम हो पा रही थी, राइट। ना अल्तुनिया को ही हजम हो पा रही थी कि ये जानवर जैसा दिखने वाले प्राणी से प्यार कर रही है। क्या इसको यहाँ पे एक तरफ स्मार्ट खूबसूरत नौजवान मर्द खड़ा है, वो दिखाई नहीं देता है कि जानवर दिखाई दे रहा है अफ्रीकन, हम राइट। तो वैसे भी ये एक फितरत भी होती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, मैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, तो अगर मैं अपनी नजर से देखूंगा तो मैं ही। ये तो खैर हर इंसान की एक फितरत होती है कि कुरूप से कुरूप आदमी भी 10 बार आईना देखता है, राइट। और लड़की भी पटाने की अगर बात की जाए तो बहुत खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को पटाने का प्रयास करता है। अगर वो किसी के साथ जा रही है तो कहती है, तो व्यक्ति कहता है क्या देखा है इसमें, हमारा राइट। तो ये सारी चीजें हैं, खैर इन सब चीजों से मतलब नहीं, आप तो इतिहास पढ़ो यार, क्या फालतू की बातें लेकर के बैठ जाते हो, ये बात सही नहीं है। अल्तुनिया से जब ये बात हजम नहीं हो रही थी तो रजिया सुल्तान भी अब घेरे में आने लगी धीरे धीरे। उसने कहा ठीक है भाई, रजिया सुल्तान जमालुद्दीन के प्रेम में धीरे धीरे कैद होती रही। ओवरऑल होता क्या है कि भाई साहब धीरे धीरे 1236 आ जाता है, और 1236 आने से पहले जब एक बार शमसुद्दीन इल्तुतमिश
पंजाब जो है विद्रोह का दमन करने के लिए गए थे, तो इन्होंने कुछ समय के लिए, कम से कम 15 दिन के लिए, दिल्ली की सुल्तान इनको एक ट्रायल के तौर पर नियुक्त किया। किसको? रजिया। रजिया सुल्तान डायरेक्ट कभी सुल्तान नहीं बनी थी, बल्कि इसको जो है क्या किया गया था, 15 दिन के लिए एक ट्रायल के तौर पर इनको दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था पहली बार, राइट। अब जब ये 15 दिन का जो कार्यकाल था इनका, किसका? रजिया सुल्तान का, ये बड़ा न्यायपूर्ण रहा। दिल्ली के अमीर ही नहीं बल्कि दिल्ली की आम जनता भी इनके कार्य को सराहने लगी। am I right और रॉन्ग? राइट। मतलब दिल्ली की एक लोकप्रिय शासिका के रूप में ये उभर करके आई 15 दिन में ही, क्योंकि 15 दिनों में ही इन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले किए, कई न्याय किए। और इवन देन फैसला करना एक अलग बात होती है, न्याय करना एक अलग बात होती है। न्याय उसको कहते हैं जो अपने पराये इन तमाम के भेदभाव से परे हो। इवन देन इन्हीं 15 दिनों में एक बार इनके भाई कौन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जब रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका थी, जब ये सुल्तान की कुर्सी पर बैठी हुई थी, तो इन्हीं 15 दिनों में एक बार रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने किसी आम लड़की का अपहरण करवा लिया और उसे अपने जो है किसमें ले गया, आराम महल में ले गया। और इससे कि पहले उसके साथ कुछ करता, रजिया सुल्तान ने ना उस लड़की को बचाया बल्कि अपने भाई को वही सजा दी जो एक आम आदमी को राज दरबार में सजा दी जाती है। इज दैट क्लियर? तो यहां से इनका जो है क्या हुआ, रजिया सुल्तान का राजनीतिक वर्चस्व और लोकप्रियता इन्हीं 15 दिनों में बढ़ी। तो आज बेसिकली हमने शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में जो बताया है वो क्या है, एक डिटेल है, एक बैकग्राउंड है। हाँ, इस बीच एक बात और बताना चाहूंगा कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने जो दिल्ली की कुतुब मीनार, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उसका निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। तो बेसिकली आज के सेशन में ये एक पात्र परिचय और बैकग्राउंड आपका हो जाता है। इसके बारे में डिटेल्ड हिस्ट्री, जैसे कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कौन कौन से अभियान चलाए और कहां कहां उसने विस्तार किया, किन के आक्रमण का एनकाउंटर किया। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, मुकाबला करना, राइट। तो बेसिकली वो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज जो है इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें।